वंशागति के आणविक आधार चैप्टर में जो है पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, जिसमें कि हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात किए हुए थे। उसमें हम लोग बात किए थे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर से हम लोग बात किए थे कि न्यूक्लिक अम्ल किन किन अवयवों से बना होता है, और उसका थोड़ा सा हम लोग जो है चारगाफ का नियम लास्ट में पढ़े हुए थे। तो एक बार रिवाइज कर लो 2 मिनट, फिर हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक DNA और एक होता है RNA। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसको न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में, इसलिए न्यूक्लिक कहा जाता है। और ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, इसलिए इसको अम्ल कहा जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल हो गया। न्यूक्लिक अम्ल जिससे बना होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल जिससे बना होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का इकाई है, या कह सकते हैं कि एकलक है। मतलब बहुत सा जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तब जाके न्यूक्लिक अम्ल बनता है, तो वो क्या है, उसका एकलक है। उसके बाद हम लोग बात किए हुए थे कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये बना होता है कितने अवयव का, 3 अवयव का। कौन कौन, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा होता है 2 प्रकार का, राइबोज शर्करा और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। फॉस्फोरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो फिर होता है 2 प्रकार का, एक होता है सिंगल रिंग, एक होता है डबल रिंग। मतलब एक एकल रिंग होता है, एक द्वि रिंग होता है। एकल रिंग जो होता है उसे बोलते हैं पायरिमिडीन, और जो डबल रिंग होता है उसको बोलते हैं प्यूरिन। देखो ये सब बात हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं। और उसको नहीं देखे तो उसको देख लो विस्तार से, अच्छे से लिख लो, उसको नोट्स बना लो, फिर ये वीडियो देखो समझ में आएगा अच्छे से। तो फिर ये वीडियो उड़ जाएगा ऊपर से, ठीक है, ध्यान सुनो। तो उसमें हम लोग देखे थे कि न्यूक्लिक कौन बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शर्करा होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। शर्करा 2 प्रकार का, राइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। उसमें से राइबोज शर्करा पाया जाता है RNA में, और डीऑक्सी शर्करा पाया जाता है DNA में। फॉस्फोरिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। नाइट्रोजनी क्षार फिर होता है 2 टाइप का, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन होता है 3 प्रकार का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इसमें से कौन कौन पाया जाता है DNA में, DNA में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। और उसके अलावा कौन पाया जाता है, थाइमिन। और RNA में कौन पाया जाता है, यूरासिल। DNA में यूरासिल नहीं होता है, RNA में थाइमिन नहीं होता है। लास्ट में हम लोग बात किए थे कि चारगाफ का नियम क्या है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि चारगाफ का नियम किसे कहते हैं, जितना % एडेनिन होता है उतना % थाइमिन, और जितना % गुआनिन होता है उतना % साइटोसिन। इसी को क्या कहा जाता है, चारगाफ का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि DNA जो होता है उसकी संरचना कैसे होती है। तो देखो DNA का जो संरचना है, DNA का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। 2 वैज्ञानिक थे, जिनमें से एक का नाम था वाटसन और एक का नाम था क्रिक। और वाटसन और क्रिक ने जो है DNA के बारे में बतलाया, DNA का जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया। मतलब मान लो पूछे अगर कि DNA का मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया, जैसे कि DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। तो आज यहीं पढ़ना है, बनाओ टॉपिक लिखो कॉपी में, ऐसे लिखना, DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, तो यही हम लोग को आज पढ़ना है। देखो वाटसन और क्रिक 2 वैज्ञानिक के नाम है। इनके पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक लोग थे जिन्होंने खोज किया था और DNA के बारे में बताने का प्रयास किया था। लेकिन जो सबसे अंततः जो बतलाया गया, सबसे जो मेन बतलाया गया अंततः, वो वाटसन और क्रिक, जिसको हम लोग आज भी मानते हैं और जिसके बारे में जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे। और जो हम लोग आज मानते हैं और जो सबसे लास्ट में जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो वाटसन और क्रिक के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था DNA का। इनके पहले ही बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था, लेकिन वो उसमें कुछ खामियों के कारण उसको धीरे धीरे डिस्कार्ड किया गया, हटाया गया। और यहीं अंततः सबसे जो प्रमाणिक मॉडल है वो वाटसन और क्रिक मॉडल है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं।
देखो वाटसन और क्रिक ने क्या बताया कि डीएनए जो होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो जितनी बातें हम लोग पढ़े हैं वो सब बात इन लोगों ने ही बतलाया, मतलब अंततः इनके पहले बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उसको फाइनली एकदम निष्कर्ष उसका जो है इन्होंने ही बतलाया था, वाटसन और क्रिक ने। तो इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो होता है, देखो उसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है, और वो बना होता है 3 चीज़ों से। कौन कौन 3 चीज़ें हैं? शर्करा है, फॉस्फोरिक अम्ल है और नाइट्रोजनी क्षार है। तो ये मान लो हो गया शर्करा। कौन शर्करा होता है? राइबोज शर्करा कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। तो ये हो गया मान लो डीऑक्सीराइबोज शर्करा। मान लो एक और ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गया। इस तरह से बहुत सारे डीऑक्सीराइबोज शर्करा होते हैं। कहाँ पर? डीएनए में हजारों होते हैं, 2-3 नहीं होते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते हैं ना, तो हम केवल 3 बनाते हैं। ठीक है, पता है इसको बोलते हैं 1 प्राइम, इसको बोलते हैं 2 प्राइम, इसको बोलते हैं 3 प्राइम, इसको बोलते हैं 4 प्राइम, और यहाँ पर जो CH2OH है इसको क्या बोलते हैं? 5 प्राइम। वैसे ही अच्छा यहाँ पर क्या होता है? OH, H, 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 OH, H, H और CH2OH। वैसे ही यहाँ भी बात करो तो यहाँ भी वैसे ही 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और यहाँ पर CH2OH 5 प्राइम। वैसे ही यहाँ पर बात करो तो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और यहाँ पर फिर कौन है? CH2OH जो कि है 5 प्राइम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर नीचे देखो पूरा हम लिखे नहीं है क्योंकि यही सब चीज़ है ना ये। अब इसमें क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है, वो आकर जुड़ता है 1st प्राइम पोजीशन पे, और जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो आकर जुड़ता है 5 प्राइम पोजीशन पे। सबसे पहले क्या होता है कि जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो आकर 5 प्राइम जो कार्बन है उससे आकर जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है, 5 प्राइम पोजीशन पे जो फॉस्फोरिक अम्ल है वो आकर जुड़ जाता है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और फिर इस न्यूक्लियोसाइड में 1st प्राइम पोजीशन पे आकर जुड़ जाता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन हो सकता है? नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, और थायमिन हो सकता है। कौन नहीं होगा? यूरासिल नहीं होगा। यूरासिल के अलावा कोई भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर अगर जुड़ गया एडेनिन, ठीक है, और तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। पहले क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोसाइड, और जब नाइट्रोजनी क्षार भी आकर जुड़ गया तब क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा? ये भी एक शर्करा है, यहाँ भी ये हटेगा, यहाँ पर अगर कौन जुड़ गया? फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ गया, और यहाँ पर कौन जुड़ा होगा? नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार कौन हो सकता है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन में से कोई भी हो सकता है, यूरासिल नहीं होगा। तो मान लो कि यहाँ पर गुआनिन जुड़ा होगा, कोई भी जुड़ा हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि ये जुड़ेगा चाहे वो जुड़ेगा। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा? OH ग्रुप हटेगा, और यहाँ भी कौन जुड़ा होगा? कोई ना कोई फॉस्फोट ग्रुप यहाँ भी जुड़ा होगा। और यहाँ पर कौन जुड़ा होगा? तो मान लो यहाँ पर साइटोसिन जुड़ा हुआ है, साइटोसिन। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कौन जुड़ा है? साइटोसिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये 5 प्राइम पोजीशन, ये 3rd प्राइम पोजीशन। यहाँ जो 3rd प्राइम पोजीशन पर जो OH ग्रुप है ये OH ग्रुप हट जाता है, और OH ग्रुप हटने के बाद क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर, उस फॉस्फेट के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनता है दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों के बीच में क्या बना? बंधन बना, बॉन्ड। और इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, या फिर उसी को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं PDB, या इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर, को ऐसे लिखते हैं, हटेगा नहीं, अंग्रेजी में लिख देते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बंध या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ भी जो 3 प्राइम पोजीशन है, और ये जो है यहाँ भी क्या हुआ? एक बॉन्ड बना। ये भी कौन सा बॉन्ड है? ये भी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब कि मान लो अगर पूछा जाए कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो क्या बोलोगे? कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है,
देखो अब डीएनए में कितना चैन होता है, 2 चैन होता है, तो एक चैन ये हो गया। अब मान लो कि दूसरा चैन ये दिया हुआ है, ये मान लो दूसरा चैन दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटा बनाते हैं, छोटा है ना तो ये छोटा बनाते हैं। ये मान लो दूसरा चैन दिया हुआ है, तो इसमें से ये क्या हो गया, ये हो गया फिर से तुमको 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये कौन हो गया CH2OH 4 प्राइम, और यहाँ पर फिर कौन है 5 प्राइम, मतलब कि ये 4 प्राइम हो गया और ये 5 प्राइम हो गया। वैसे ही मान लो नीचे एक और है, देखो ये उल्टा है ना, दोनों चैन में जो ये शुगर है, शर्करा जो है, ये सीधा नहीं होता है, एक में सीधा होगा तो एक में उल्टा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, और फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा CH2OH। वैसे ही फिर देखो, फिर ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, वैसे ही फिर यहाँ पर भी होगा। तो ये हो गया 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, और यहाँ पर कौन जुड़ा है CH2OH जो कि है 5 प्राइम। अब यहाँ पर एडेनिन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो 5 प्राइम है, यहाँ से फिर क्या होगा OH हट जाएगा, और यहाँ पर आकर कौन जुड़ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा 3 प्राइम के साथ। वैसे ही यहाँ पर भी OH हट जाएगा और इनके बीच में फिर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अरे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक चैन के, वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये सब बॉन्ड कौन सा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा देखो अब यहाँ पर 1 प्राइम पोजीशन है, 1 प्राइम पर क्या जुड़ता है 1 प्राइम पर नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर भले ही हम कोई जोड़ दे रहे थे, यहाँ पर हम अपने हिसाब से नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ अगर एडेनिन है तो याद रखो कि एडेनिन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है, एडेनिन का जो पूरक होता है वो होता है थाइमीन। मतलब एडेनिन से हमेशा कौन जुड़ता है थाइमीन। वैसे ही जो गुआनिन है, गुआनिन से हमेशा कौन जुड़ता है साइटोसिन। एडेनिन और थाइमीन में कितने बॉन्ड होते हैं 2 बॉन्ड होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन में कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर कौन होगा यहाँ पर थाइमीन होगा, और दोनों के बीच कितना बॉन्ड होगा 2 बॉन्ड। यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर कौन होगा साइटोसिन होगा, और गुआनिन साइटोसिन में कितना बॉन्ड होता है 3 बॉन्ड। वैसे यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर कौन होगा गुआनिन होगा, और गुआनिन साइटोसिन में कितना बॉन्ड होगा यहाँ भी 3 बॉन्ड होगा। ठीक है, तो मतलब कि एडेनिन का पूरक कौन होता है थाइमीन, और गुआनिन का पूरक कौन होता है साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन थाइमीन में कितना बॉन्ड एडेनिन थाइमीन में डबल बॉन्ड। वैसे ही गुआनिन साइटोसिन में कितना बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा देखो अगर इस चैन को हम देखें तो इस चैन में बताओ कौन सा सिरा, देखो हम केवल 2 ही सिरा का बात करते हैं, मतलब 2 ही जो बोले ना प्राइम स्थिति, तो 2 ही स्थिति का बात किया जाता है, 5 प्राइम में स्थिति का और बात किया जाता है 3 प्राइम में स्थिति का। या तो हम बात करते हैं 5 प्राइम का या हम बात करते हैं किसका 3 प्राइम का। तो बताओ कि इसमें कौन फ्री है 5 प्राइम की 3 प्राइम कौन फ्री है। देखो कौन फ्री दिख रहा है 5 प्राइम, तो यहाँ पर कौन फ्री है 5 प्राइम। यहाँ पर समझ रहे हो बात ना, 3 प्राइम फ्री है नहीं, 3 प्राइम तो बॉन्ड बनाया हुआ है। फ्री कौन है 5 प्राइम फ्री। देखो सोचो कितना भी लंबा होगा लेकिन जो ऊपर वाला रहेगा वो तो हमेशा 5 प्राइम उसका फ्री रहेगा, क्योंकि ऊपर है मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है ना, तो हमेशा जो 5 प्राइम है वो फ्री रहेगा कि नहीं। वैसे इसमें कौन फ्री है 5 प्राइम की 3 प्राइम, वो बोलोगे 2 प्राइम फ्री है। अरे 2 प्राइम की बात ही नहीं करते हैं, बात करते हैं 3 प्राइम का चाहे 5 प्राइम का। ठीक है, तो इसमें से कौन फ्री है 3 प्राइम फ्री है। देखो ना 5 प्राइम तो फ्री नहीं है, 5 प्राइम तो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो फ्री कौन है 3 प्राइम। तो हम बोलेंगे कि ये जो श्रृंखला है, ये जो चैन है, इस चैन की ध्रुवता, इस चैन की जो पोलैरिटी है, इस श्रृंखला की जो ध्रुवता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। कहाँ से कहाँ होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। वहीं अगर हम इसमें बात करें, बताओ तो इसमें कौन फ्री है 3 प्राइम की 5 प्राइम। देखिए बताओ 3 प्राइम फ्री है, 5 प्राइम तो बॉन्ड बनाया हुआ है, फ्री कौन है 3 प्राइम।
वैसे ही इसमें कौन फ्री है, तो यहाँ पर जो है 5 प्राइम फ्री है, मतलब इसकी ध्रुवता कहाँ से कहाँ तक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो क्या दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में समानांतर हैं, समानांतर नहीं है, दोनों आपस में कैसे हैं, प्रति समानांतर हैं। क्योंकि एक की ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम है, जबकि दूसरी की ध्रुवता कहाँ से कहाँ तक है, 3 प्राइम से 5 प्राइम है ना। मतलब दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं उनकी ध्रुवता कैसी होती है, विपरीत होती है। मतलब उनकी जो दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में प्रति समानांतर होते हैं, प्रति समानांतर। मान लो कि हम जैसे DNA बना रहे हैं अगर, तो देखो इसी के बारे में वाटसन और क्रिक ने बोला था और इसी को हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये मान लो कि अगर कोई DNA है, ये क्या है, DNA, ठीक है, ये मान लो कोई DNA है। तो वाटसन और क्रिक ने इसके बारे में क्या क्या बताया, सुनो। पहली बात उन्होंने बताया कि इस DNA का जो बैकबोन, इसको बोलते हैं बैकबोन, इन्होंने बताया कि DNA का जो बैकबोन होता है वो बना होता है शर्करा और फॉस्फेट का। मतलब शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल का इसका क्या बना होता है, बैकबोन बना होता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो अंदर की ओर निकला होता है, समझ रहे बात। ये जिसको बोल देंगे बैकबोन या आधार भी बोल सकते कि DNA का जो ये आधार है, जो बैकबोन है, आधार भी बोल सकते कि DNA का जो आधार है ये बना होता है किसका, शर्करा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल का। और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अंदर की ओर निकला होता है। मतलब कि इधर से निकला है मान लो एडेनिन, यहाँ से निकला है साइटोसिन, यहाँ से निकला है थाइमिन। क्या यूरासिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यूरासिल किस में होता है, RNA में होता है, DNA में नहीं होता है। मान लो एक और एडेनिन, गुआनिन भी हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो DNA का आधार है वो बना होता है किसका, शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल का, और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अंदर की ओर निकला होता है, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पर अगर ये हैं तो आप क्या इसके सामने वाला जो श्रृंखला है उस पर हम ऐसे ही अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एडेनिन के सामने कौन होता है, थाइमिन। एडेनिन का पूरक कौन होता है, एडेनिन का पूरक होता है थाइमिन। साइटोसिन का पूरक कौन होता है, गुआनिन। थाइमिन का पूरक कौन होगा, एडेनिन। एडेनिन का पूरक, समझ रहे बात ना, पहले बतलाया ना। एडेनिन का पूरक कौन होता है, थाइमिन। मतलब एडेनिन के सामने कौन होता है, थाइमिन। गुआनिन के सामने कौन होता है, साइटोसिन। तो एडेनिन का बॉन्ड किससे बना होता है, थाइमिन से। गुआनिन का बॉन्ड बना होता है किससे, साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। दोनों कैसे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है एडेनिन थाइमिन में कितना बॉन्ड है, 2। साइटोसिन गुआनिन में कितना बॉन्ड है, 3। यहाँ भी कितना बॉन्ड है, 2। यहाँ कितना बॉन्ड है, 2। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ कौन होगा, साइटोसिन। और कितना बॉन्ड होगा, 3। और ये कौन सा बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड था, ये जो मान लो ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ही है ना, तब ना नाइट्रोजन क्षार से निकला हुआ है। ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डन से। फॉस्फोडाइस्टर बंध से न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन या हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो उससे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंधन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़े होते हैं, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं, तो एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, और सुनो बात। तो अभी तक क्या क्या समझे, अभी तक क्या क्या समझे, अभी तक ये समझे। पहली बात ये समझे कि DNA जो होता है, DNA उसमें कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 श्रृंखलाएं होती हैं,
ठीक है। क्या दोनों श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं? नहीं, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर। मतलब अगर एक श्रृंखला मान लो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरी श्रृंखला कैसा है? 3 प्राइम से 5 प्राइम है। मतलब दोनों एंटी पैरेलल हैं, प्रति समानांतर हैं। अगर एक श्रृंखला 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है, ठीक है, दूसरा कैसा होगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, ठीक है। दोनों चेन आपस में कैसे हैं? प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल, इसी को बोलते हैं ना। देखो एक में जो ध्रुवता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, जो दूसरा वाला चैन है उसका ध्रुवता कहाँ से कहाँ होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम। एडेनिन थायमीन में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बंधन से जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि डीएनए का जो बैकबोन है, या इसको आधार भी बोल सकते हैं, कि जो आधार है ये बना होता है शर्करा और फास्फोरिक अम्ल का, जबकि जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अंदर की ओर निकला होता है। अंदर की ओर अगर एडेनिन निकला है तो उसके सामने वाले श्रृंखला पर कौन निकला होगा? थाइमीन। अंदर की ओर अगर साइटोसिन निकला है तो सामने कौन निकला होगा? गुआनिन। एडेनिन थाइमीन में कितना हाइड्रोजन बंधन होता है? 2 हाइड्रोजन बंधन होता है। और साइटोसिन गुआनिन में कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंधन होते हैं। तो ये दूसरा बात हुआ कि एडेनिन का पेयरिंग, एडेनिन का युग्मन, एडेनिन जुड़ा होता है किससे? थाइमीन से। और गुआनिन का युग्मन, समझ रहे हैं ना, युग्मन पेयरिंग कि जुड़ा होता है। तो गुआनिन का युग्मन पेयरिंग किससे होता है? साइटोसिन से। और एडेनिन का युग्मन जो थाइमीन से होता है उसमें कितने बंधन होते हैं? 2 बंधन होते हैं। और गुआनिन का युग्मन जो साइटोसिन से होता है तो कितने बंधनों से होता है? 3 बंधनों से होता है। और ये 2 और 3 क्या है? हाइड्रोजन बंधन। तीसरी बात इसमें ये आती है कि डीएनए का जो एक घुमाव होता है, इसको डीएनए का एक घुमाव कहा जाता है। घुमाव क्यों कहा गया? देखो यहाँ से घूमना शुरू हुआ तो कहाँ आया? यहाँ तक। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे? एक घुमाव। तो डीएनए का जो एक घुमाव होता है उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है। एंगस्ट्रम समझते? एंगस्ट्रम लंबाई का मात्रक बोल सकते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -12 मीटर। और 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। और भी होता है फेम्टोमीटर, एक्टोमीटर, बहुत सारा होता है, लेकिन नहीं जानना, हम लोग इतना पढ़ना है, बायोलॉजी में इतने काम आता है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रम। तो डीएनए का जो एक घुमाव है उसकी घुमाव की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम, या फिर बोल सकते हैं इसको 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, दोनों में से कोई भी, एनसीईआरटी में शायद नैनोमीटर में दिया है, किसी किताब में एंगस्ट्रम में भी दिया रहता है। डीएनए के एक घुमाव में, डीएनए की जो एक घुमाव होती है उस एक घुमाव में ये जो युग्म है, क्षार युग्म, देखो इसको क्षार युग्म कहते हैं, अंग्रेजी में बेस पेयर कहते हैं, क्योंकि युग्मन ना हुआ है यहाँ पे। किसका युग्मन किससे हुआ है? एडेनिन का हुआ है थाइमीन से, गुआनिन का हुआ है साइटोसिन से। तो ये जो युग्मन हुआ है इसको क्या कहते हैं? क्षार युग्म। क्योंकि देखो ये एक नाइट्रोजनी क्षार, ये एक नाइट्रोजनी क्षार, और दोनों साथ साथ हैं, तो क्या बोलेंगे? इसको युग्म बोलेंगे। पेयर, पेयर बन गया है, युग्म बन गया है। और इसको क्या कहा जाता है? क्षार युग्म कहा जाता है, क्षार युग्म कहा जाता है। तो क्षार युग्म है ये। तो एक जो घुमाव होता है उसमें क्षार युग्म कितने होते हैं? 10 क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म को अंग्रेजी में कहते हैं बेस पेयर।
अंग्रेजी क्या है बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेस पेयर को शॉर्ट में लिखा जाता है BP और बहुत जगह BP लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्षार युग्म तो याद रहना चाहिए, लेकिन इसको शॉर्ट में BP भी कह सकते हैं, बेस पेयर क्षार का युग्म। ठीक है, तो पहला बात क्या पढ़े कि DNA का आधार बना होता है, बैकबोन बना होता है किससे, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से, और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अंदर की ओर निकला होता है। एडेनिन का पूरक कौन होता है, थाइमीन, और गुआनिन का पूरक कौन होता है, साइटोसिन। एडेनिन थाइमीन में कितने बंधन होते हैं, 2 बंधन होते हैं। गुआनिन साइटोसिन में कितने बंधन होते हैं, 3 बंधन होते हैं। और क्या पढ़े, DNA का एक घुमाव का लंबाई कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर। DNA के एक घुमाव में कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 क्षार युग्म होते हैं। तो 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी बताओ, बात समझे, सुनो। DNA का एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम होता है, और एक घुमाव में क्षार युग्म कितने हैं, 10। मतलब मान लो ये एक क्षार युग्म, ये दूसरा क्षार युग्म, तीसरा क्षार युग्म, चौथा क्षार युग्म, पांचवा क्षार युग्म, छठा क्षार युग्म, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो एक घुमाव में कितने क्षार युग्म हुए, 10 क्षार युग्म हुए। तो बतलाओ कि 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर पूरा 34 एंगस्ट्रम है तो 2 के बीच दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। 10 से भाग कर देंगे, ये पूरा 34 है। कितना खंडा इसे कितना खंडा है, 10 है। तो एक खंडा का दूरी कितना हुआ, 3.4 एंगस्ट्रम। ये अगर नैनोमीटर में बोलना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3.4/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। समझा है। यही सब वाटसन और क्रिक मॉडल, सब बात हम ना बता रहे हैं, सब वाटसन और क्रिक बताकर चले गए, मोनू लोग ने यही बात बताया, इसी को वाटसन और क्रिक मॉडल कहा जाता है। अब सुनो अगला बात, चौथा बात होगा ना। पहला बात क्या पढ़े कि आधार बना होता है शर्करा फास्फोरिक अम्ल का, नाइट्रोजनी क्षार अंदर की ओर निकला होता है। दूसरा बात क्या पढ़े कि एडेनिन का पूरक थाइमीन होता है, गुआनिन का पूरक साइटोसिन होता है। एडेनिन थाइमीन में 3 बंधन होते हैं, गुआनिन साइटोसिन में एडेनिन थाइमीन में 2 बंधन होते हैं, गुआनिन साइटोसिन में 3 बंधन होते हैं। और क्या पढ़े कि DNA के एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर, और एक घुमाव में कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 क्षार युग्म होते हैं। तो 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी हुई बताओ, 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, DNA जो होता है इसमें जो दोनों इसकी श्रृंखलाएं हैं वो बताओ समानांतर होती हैं कि प्रतिसमानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं कि एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, प्रति समानांतर होती हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रैंड की ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रैंड की ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। अगर एक की ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरे का क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। 3 समझ रहे हैं ना क्या है, जो प्राइम फ्री है वही प्राइम, मतलब वही उसका सिरा कहलाता है। देखो इधर 5 प्राइम फ्री है तो 5 प्राइम सिरा हुआ, इधर 3 प्राइम फ्री है तो 3 प्राइम सिरा हुआ। तो एक है 5 प्राइम, एक है 3 प्राइम। तो दोनों श्रृंखलाएं कैसी होती हैं आपस में, प्रति समानांतर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम एंटी पैरेलल होती हैं। और यहाँ पर क्या बोले थे कि एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। और एक घुमाव में कितना होता है क्षार युग्म, 10 क्षार युग्म होता है। ठीक है, लास्ट बात कि DNA के दोनों जो श्रृंखलाएं हैं उनका जो बीच की दूरी है, ठीक है, दोनों श्रृंखलाओं की बीच की दूरी जो है ये होती है 20 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, क्या क्या बात पढ़े, ध्यान दो। पहली बात ये पढ़े, शुरू हम लोग किए थे पिछले वीडियो से। पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्यों बोलते हैं, किसने बोला था, फ्रेडरिक मेसर ने बोला था। कितने प्रकार के होते हैं, DNA RNA। न्यूक्लिक अम्ल का जो इकाई है, जो एकलक है, मोनोमर जिसको कहते हैं, वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है कितनी चीज़ों से, 3 चीज़ों से। कौन कौन, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार। शर्करा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, प्यूरिन और पायरिमिडीन। सिंगल रिंग वाले को क्या कहते हैं, पायरिमिडीन।
है ना, जिसमें एक ही रिंग है उसको क्या कहते हैं पैरिमिडीन, जिसमें डबल रिंग है उसको क्या कहते हैं प्यूरिन। प्यूरिन 2 प्रकार का है, एडेनिन गुआनिन। पैरिमिडीन देखो इस बात को रट लो एकदम, क्योंकि बायोलॉजी में तो पढ़ना ही है, केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा जैव अणु चैप्टर में, और इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही। इस साल केमिस्ट्री में आया था 5 नंबर का क्वेश्चन इससे, ठीक है। ये सेम टॉपिक डीएनए आरएनए में अंतर लिखने के लिए ध्यान से पढ़ लो, तो वहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ उतने विस्तार से नहीं पढ़ना जितने यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार का, प्यूरिन पैरिमिडीन। प्यूरिन 2 प्रकार का कौन कौन, एडेनिन और गुआनिन। पैरिमिडीन 3 प्रकार का, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। डीएनए में कौन नहीं होता है, यूरासिल नहीं होता है। आरएनए में कौन नहीं होता है, तो थायमिन नहीं होता। उसके बाद हम लोग आज पढ़े डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का सबसे अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया। उसके पहले ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मॉडल दिया, लेकिन इनके ऐसा नहीं था, इनका बहुत अच्छा मॉडल था जो अभी तक हम लोग मानते हैं, और यही अच्छा मॉडल है, यही एक्सेप्टेबल मॉडल है जो अभी एक्सेप्ट किया गया है, प्रमाणिक मॉडल है। इस मॉडल में क्या क्या बातें बतलाई गई, तो पहली बात ये बताई गई कि डीएनए जो होता है वो 2 श्रृंखलाओं का बना होता है, और दोनों श्रृंखलाएं आपस में कैसी होती हैं, प्रति समानांतर होती हैं। डीएनए में जो दोनों श्रृंखलाएं हैं उन श्रृंखलाओं का आधार बना होता है किससे, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से, और नाइट्रोजनी क्षार अंदर की ओर निकला होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि डीएनए जो होता है दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती हैं, मतलब एक का अगर ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरे की ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार अंदर की ओर निकला होता है, और उसमें से एडेनिन का पूरक कौन होता है, थायमिन, और गुआनिन का पूरक कौन होता है, साइटोसिन। एडेनिन थायमिन में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड। इसको लिखते चलना, ठीक है, सब बात को मुश्किल 4-5 पॉइंट में लिख लेना, ठीक है, बार बार इसको बोल रहे हैं इसलिए। तो इसमें जो है एडेनिन का पूरक कौन होता है, थायमिन, और गुआनिन का कौन होता है, साइटोसिन। एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए के एक घुमाव की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, और एक घुमाव में कितने क्षार युग्म होते हैं, 10 क्षार युग्म। तो 2 के बीच की दूरी कितनी हुई, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। और डीएनए का जो चौड़ाई है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये हुआ वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग को पढ़ना है कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, कैसे डीएनए पैकेज होते हैं, और कैसे क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। पता है कि हमारे कोशिकाओं में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, और जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है उनका निर्माण किससे हुआ होता है, डीएनए से हुआ होता है। तो डीएनए से निर्माण कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। देखो, प्रत्येक कोशिका के अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है, और इतना लंबा डीएनए कोशिका के उतने छोटा सा केंद्रक में है। तो जो पैकेजिंग है, कैसा पैकेजिंग है, कैसे उतना बड़ा डीएनए कोशिका के उतने छोटे से केंद्रक में आ पाता है, वहीं हम लोग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में भी। आज के लिए इतना ही रहेगा वाटसन और क्रिक मॉडल। इसको बेहतर होगा बार बार देखना, और इसमें पॉइंट जो है 5 पॉइंट बना लेना। इसमें जो 5 पॉइंट लिखे होंगे, आधार के बारे में, फिर एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, फिर लंबाई के बारे में, फिर प्रति समानांतर, और उसके बाद इसकी चौड़ाई के बारे में। तो ये पॉइंट बना लेना, ठीक है। तो पहले पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।